ट्रैक 8A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 57 से पन्ना नंबर 63 तक इकाई 8 का रिकॉर्डिंग किया गया है। इकाई 8, दो विश्व युद्धों के बीच अ इंटू ब्रैकेट रूसी क्रांति और महामंदी ब्रैकेट कंप्लीट। मुद्दा स्मरणीय बिंदु कुल मिलाकर 18 है। पहला, रूस में 1917 की क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। 2, 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादियों की सरकार बनी। 3, युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। 4, 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस जापान जैसे छोटे से देश से पराजित हो गया। 5, 1905 की क्रांति के बाद रूस में ड्यूमा यानी संसद की स्थापना हुई। 6, फरवरी क्रांति के बाद जार ने सत्ता त्याग दी। 7, फरवरी क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में रूस में अस्थायी सरकार बनाई गई। 8, अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। 9, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ समझौता करके युद्ध से रूस को हटा लिया। 10, 1918 से 1922 तक रूस में गृह युद्ध चला जिसमें साम्यवादियों की विजय हुई। 11, 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाली और वह ईस्वीसन 1953 तक रूस का तानाशाह बना रहा। 12, क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 13, ईस्वीसन 1928 से रूस में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत हुई। 14, ईस्वीसन 1928 के बाद रूस में औद्योगिकरण तेज हुआ और इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। 15, क्रांति के बाद रूस में कृषि का सामूहिकीकरण किया गया। 1936 तक निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 16, 1929-32 के बीच पूंजीवादी देशों में भीषण आर्थिक मंदी आई, लेकिन इसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 17, आर्थिक मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट से हुई और 18, 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें आर्थिक मंदी से उबरने हेतु कदम उठाए गए। मुद्दा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, युद्ध का पुराने साम्राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या उनमें लोकतांत्रिक क्रांतियां सफल हुई? उत्तर, प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के 3 प्राचीन एवं शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश थे रूस का रोमेनॉफ, ऑस्ट्रिया हंगरी का हेप्सबर्ग और जर्मनी का होहेनजोलर्न। इस प्रकार इन तीनों देशों में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजतंत्र की समाप्ति के बाद रूस में साम्यवाद एवं अन्य देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में वाइमर संविधान लागू हुआ जिसके तहत हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। तुर्की में पुराने आरोमन सुल्तानों के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ। प्रश्न दूसरा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है? उत्तर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का अत्यधिक महत्व है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने
प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करती है। प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने हेतु एक निश्चित आयु, भारत में 18 वर्ष से अधिक के सभी महिला एवं पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। इसी कारण इसे सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी को प्राप्त होने वाला मताधिकार कहा जाता है। प्रश्न तीसरा, भारत में राजा महाराजाओं का शासन कब और कैसे समाप्त हुआ? उत्तर, भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने भारत की लगभग 600 रियासतों के राजाओं से अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। सरकार के प्रयासों से 1947-48 में देश की सभी रियासतों के राजाओं ने इस पर अपनी सहमति दी। केवल कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद रियासतों को छोड़कर इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारत में राजा महाराजाओं का शासन समाप्त हो गया और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न 4, गुलामों और अर्धदासों की दशा में क्या अंतर थे? उत्तर, अर्धदासों से रूस में भूस्वामी कृषि संबंधी कार्य करवाते थे। वे जमीन से बंधे थे और भूस्वामी की आज्ञा के बिना दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। भूस्वामी जब जमीन बेचता था तो इन किसानों को भी हस्तांतरित करता था। गुलामों का पूरा जीवन उनके मालिक की दया पर निर्भर करता था। वे उन्हें किसी को भी बेच सकते थे तथा उन्हें किसी भी काम पर लगाया जा सकता था। प्रश्न 5, सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुंचा? उत्तर, ईस्वी सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने पर भूस्वामियों को ही लाभ पहुंचा। किसान कानूनी रूप से तो आजाद हुए मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालातों में फंस गए। अर्धदासता की समाप्ति से किसानों को मुक्ति तो मिली मगर तब भी जमीन भूस्वामियों के पास थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। उधार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन किसानों को दी मगर इसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किश्तों में पटाना पड़ा। जब तक वे इसे पटा नहीं देते थे उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। इस प्रकार 1861 के सुधार से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए। प्रश्न 6, जर्मनी के औद्योगिकरण और रूस के औद्योगिकरण में समानताएं व अंतर बताइए। उत्तर, समानताएं 4 हैं, असमानताएं भी 4 है। सबसे पहले सुनते हैं समानताएं। 1, दोनों ही देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। दूसरी समानता, बड़े उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप दोनों ही देशों में शहरों का विकास हुआ। तीसरी, दोनों ही देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया राज्य के नियंत्रण में हुई। और 4, दोनों ही देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हथियारों एवं रेल के विकास पर जोर दिया गया। और असमानताएं, पहला, जर्मनी के मध्यम वर्ग और धनी व्यापारियों आदियों ने उद्योग लगाए जबकि रूस में विदेशी निवेशों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। 2, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जर्मनी में एक शक्तिशाली पूंजीवादी वर्ग का विकास हुआ जबकि रूस में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, जर्मनी में मजदूर संगठनों का विकास नहीं हुआ जबकि रूस में बड़े उद्योगों की स्थापना के बाद मजदूर संगठनों का विकास हुआ। और 4, रूस में मजदूर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए थे जबकि जर्मनी के मजदूर शहरी थे। प्रश्न 7, अगर किसी देश का मध्यम वर्ग कमजोर रहता है तो वहां की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता?
कक्षा में चर्चा करें। उत्तर, किसी भी देश की राजनीति में मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी देश में यदि मध्यम वर्ग कमजोर रहता है तो वह दबा और कुचला होने के कारण स्थापित सत्ता के विरुद्ध बोलने तथा कोई परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो पाता है। न ही वह स्थापित सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कर अपने देश की सत्ता में परिवर्तन ही कर सकता है। आधुनिक युग में जितनी भी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं, उनमें मध्यम वर्ग का ही सर्वाधिक योगदान रहा है। अतः कमजोर मध्यम वर्ग रहने पर राजनीति में निरंकुश ताकतें मजबूत हो जाती है। प्रश्न 8, किस तरह के कारखानों में मजदूरों के संगठन अधिक प्रभावशाली होंगे? छोटे कारखानों में या बड़े कारखानों में? कारण सहित चर्चा करें। उत्तर, मजदूरों के संगठन बड़े कारखानों में अधिक प्रभावशाली होंगे, क्योंकि बड़े कारखानों में बड़ी संख्या में मजदूर होते हैं। अतः इनके संगठित होने पर प्रबंधन को इनकी ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बड़े संगठनों में यदि मजदूरों ने विरोध किया तो उत्पादक का अधिक नुकसान होता है और वह आसानी से इतनी बड़ी संख्या में नए मजदूर भर्ती नहीं कर सकता है। छोटे कारखानों में मजदूर संगठन अधिक प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि कम संख्या में मजदूर हैं और विरोध करने पर उन्हें हटाकर नए मजदूरों की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है और कुछ दिन काम बंद होने पर अधिक नुकसान नहीं होता है। प्रश्न 9, गांव और किसानों से संबंध होने से मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या आप इसके उदाहरण अपने आसपास जानते हैं? उत्तर, गांव और किसानों के संबंध होने से मजदूर ग्रामीण लोगों से जुड़े रहते हैं। इससे मजदूरों को ग्रामीण लोगों की सहायता और समर्थन मिलता रहता है तथा मजदूरों के संगठनों को मजबूती मिलती है। इस प्रकार के उदाहरण हमारे आसपास भी मौजूद हैं। गांव के कई परिवारों के लोग शहरी उद्योगों में काम करते हैं, लेकिन वे ग्रामीण लोगों से जुड़े रहते हैं और ग्रामीण लोगों से इनको सहायता व समर्थन प्राप्त होता है। प्रश्न 10, नीचे एक चित्र दिया गया है, कृपया यह अपने टीचर से समझ लीजिएगा और बताइए कि इन बैठकों में मजदूर गंभीरता से भाग ले रहे हैं या उदासीन दिख रहे हैं। इसका वहां की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, इन दोनों ही चित्रों में मजदूर गंभीरता और सक्रिय से भाग लेते जान रहे हैं। इनकी सक्रियता का ही प्रभाव था कि रूसी राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। सोवियतों की स्थापना हुई, जारशाही का पतन हुआ और मजदूरों और किसानों को सोवियतों ने सत्ता अपने हाथ में संभाल दी। प्रश्न 11, क्या आप इन दो चित्रों में किसी महिला को पहचान पा रहे हैं? अगर इनमें अधिक महिलाएं होती तो घटनाक्रम में क्या अंतर आता? उत्तर, इन दोनों ही चित्रों में बहुत कम संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। अगर इनमें अधिक महिलाएं होती तो इस आंदोलन यानी रूसी क्रांति में संपूर्ण समाज की भागीदारी होती और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तथा महिला अधिकारों की ओर भी कदम बढ़ाए जाते, जो काफी समय बाद हुआ। प्रश्न 12, सोवियत और संसद में आप क्या अंतर कर सकते हैं? उत्तर, सोवियत साम्यवाद से जुड़ा हुआ शब्द है। सोवियत किसानों और मजदूरों की सभाएं होती थी जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। इन्हीं सोवियतों के माध्यम से रूस में साम्यवादी क्रांति संभव हुई तथा रूस की सभी सोवियतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर राजधानी में सोवियतों के निर्णय का कोई विरोध नहीं कर सकता था। और संसद, यह एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संसद में जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। यदि संसद कोई गलत निर्णय लेती है तो जनता इसका विरोध भी कर सकती है और जनता निर्वाचन के माध्यम से संसद में भेजे गए अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है। प्रश्न 13, रूसी क्रांति 3 प्रमुख
मांगों को लेकर शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि सन 1918 तक ये पूरी हो पाई? अगर हाँ, तो किस हद तक? उत्तर: रूसी क्रांति 3 प्रमुख मांगों को लेकर शुरू हुई थी। रूस को युद्ध से अलग किया जाए, उद्योगों एवं बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा भूमि किसानों में बांट दी जाए। 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने जर्मनी से समझौता करके रूस को विश्व युद्ध से अलग किया। इसके बाद बैंक एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार पहली 2 मांगे लेनिन ने 1918 तक पूरी कर दी थी। भूमि संबंधी सुधार लागू किए गए, लेकिन वे 1918 तक पूर्ण नहीं हो सके। उसके लिए आगे काफी लंबा समय लगा। प्रश्न 14, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन कहां से मिला था? क्या औद्योगिकरण के लिए अन्य किसी स्रोत से पूंजी मिल सकती है? उत्तर: ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था तथा उसके उपनिवेश पूरे विश्व में फैले हुए थे। इन सभी उपनिवेशों में व्यापार के साथ साथ ब्रिटेन को करों से भी बहुत बड़ी आय होती थी। विकसित व्यापार एवं उपनिवेशों के कारण ब्रिटेन के पूंजीपतियों के पास विशाल पूंजी थी और लंदन इस पूंजी का केंद्र था। इसके अलावा ब्रिटेन में खनिज एवं कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। औद्योगिकरण के लिए इनके अलावा सरकारी सहयोग से भी पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती थी। प्रश्न 15, कृषि विकास के लिए क्या बड़े जोतों की आवश्यकता है? अगर छोटे जोत हो तो उनमें मशीनीकरण में क्या समस्याएं आती हैं? उत्तर: हाँ, कृषि विकास के लिए बड़े जोतों की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि विकास बड़े पैमाने पर मशीनीकरण एवं आधुनिक विधियों से ही संभव है। अगर जोतों का आकार छोटा है तो छोटे किसान इन मशीनों और आधुनिक विधियों का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर जोतें छोटी हो तो उनके मशीनीकरण में लागत अधिक आएगी और उत्पादकता कम होगी। इसके अलावा छोटी जोतों के लिए आधुनिक विधियों पर खर्च अधिक होगा, लेकिन छोटे खेतों में उत्पादन कम होगा। इस प्रकार छोटे जोतों में लागत अधिक आएगी और उत्पादन कम होगा। इस कारण मशीनों एवं आधुनिक विधियों से लाभ की संभावनाएं बड़े जोतों में ही होती है। प्रश्न 16, रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध क्यों किया होगा? उत्तर: रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध इसलिए किया होगा क्योंकि बड़े किसानों के पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन वहां छोटे किसानों के पास भूमि के छोटे टुकड़े थे। सामूहिक फार्म में सभी किसानों से जमीन लेकर उन पर सामूहिक खेती की जाती थी और उसके लाभ सभी को बराबर मात्रा में बंटने थे। इस प्रकार बड़े किसान अपनी भूमि सामूहिक खेती के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बड़े किसानों का सोचना था कि वे अपनी जमीनों पर आधुनिक विधियों से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बड़े भूस्वामी जानते थे कि सामूहिकरण के बाद उनकी जमीन छीन जाएगी और उसका काम छोटे किसानों को मिलेगा तथा उनका नुकसान होगा। इस कारण बड़े किसानों ने समूहीकरण का विरोध किया। प्रश्न 17, क्या समूहीकरण किसानों की सहमति से धीरे धीरे किया जा सकता था? उत्तर: सरकार ने समूहीकरण हेतु बड़े किसानों पर दबाव डाला तथा उन्हें जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह कार्य धीरे धीरे किसानों की सहमति से किया जा सकता था। सरकार पहले प्रायोगिक तौर पर कुछ क्षेत्रों में बड़े खेत तैयार करती, जहां आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती और बड़े किसानों को उसके लाभों से अवगत कराया जाता। इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए बड़े किसान धीरे धीरे समूहीकरण के लिए तैयार हो जाते। प्रश्न 18, अगर आपके अपने गांव या शहर के गरीबों के हितों में व्यवस्था करनी है तो क्या क्या करना होगा? उत्तर: अगर हमें अपने गांव के गरीबों के हितों में व्यवस्था करनी है तो निम्नलिखित 5 कार्य करने पड़ेंगे। पहला, शिक्षण संस्था की स्थापना करनी होगी
जहां निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी जिससे गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा, गरीबों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। तीसरा, गांव के सभी लोगों को गांव के आसपास रोजगार मिल सके तथा उन्हें पर्याप्त आय प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। 4. गांव के आसपास पैदा होने वाली चीजों से जुड़े हुए छोटे मोटे उद्योग गांव में लगाने होंगे जिससे गरीबों को उनका लाभ मिल सके। और 5. सभी शासकीय योजनाओं का उचित लाभ गरीबों के लिए सुनिश्चित कराना। प्रश्न 19। आपने लोकतंत्र में दलों की भूमिका के बारे में सुना है। क्या आपको लगता है कि बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए जरूरी है? कारण सहित चर्चा करें। उत्तर, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसके पीछे निम्नलिखित 4 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में यह अनिवार्य है कि मतदाता के समक्ष विकल्प उपलब्ध हो। यदि एक दलीय व्यवस्था होगी तो मतदाता के समक्ष विकल्प नहीं होगा, अतः ऐसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। 2. बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दलों को एक दूसरे की आलोचना करने का अधिकार होता है। इससे विरोधी दल सत्ताधारी दलों पर अंकुश लगाते हैं तथा मतदाताओं को राजनीतिक प्रतिक्षण प्रदान करते हैं। तीसरा, बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था में सत्ताधारी दल को सदैव सजग रहना पड़ता है, अन्यथा मतदाता अगले चुनाव में सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और 4, बहुदलीय प्रणाली में सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, अतः लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रणाली सबसे अच्छी व्यवस्था है। प्रश्न 20। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अपने विचार रखने का अधिकार न हो तो किसी भी लोकतंत्र पर उसका क्या असर होगा? उत्तर, जिस शासन व्यवस्था में स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं अपने विचार रखने का अधिकार न हो उसे वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने विचार बिना किसी भय के रखने के अधिकार होते हैं। सरकार की आलोचना करने का अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी सरकार निरंकुश हो सकती है। आलोचना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति से सरकार को अपनी गलतियों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। अतः यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। जहां यह स्वतंत्रता न हो वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। प्रश्न 21। क्या शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना जरूरी या उचित हो सकता है? उत्तर, शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना कदापि उचित या जरूरी नहीं है। यदि हम लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार करें तो शासन की नीतियों की आलोचना करने से सरकार की त्रुटियां उजागर होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। बहुदलीय प्रणाली वाली लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो वैचारिक मतभेद और सत्ताधारी दल की आलोचना एक आम और अनिवार्य स्थिति है। अतः शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों की गिरफ्तारी करना या जान से मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह अलोकतांत्रिक है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा होता है कि शासन की नीतियों की आलोचना करने की लोगों को इजाजत नहीं होती है। प्रश्न 22। किसी देश में आम जनता की माल खरीदने की क्षमता किस बात से निर्धारित होती है? उत्तर, किसी भी देश में आम जनता की माल खरीदने की क्षमता उस देश के लोगों की आय से निर्धारित होती है। यदि लोग रोजगार में लगे हैं, उनके व्यवसाय अच्छे चल रहे हैं तथा उनकी आय पर्याप्त है तो उनकी क्रय क्षमता बनी रहती है
और वे बाजार में माल खरीदते हैं। लेकिन यदि लोगों की आय नियमित नहीं है या गिर जाती है तो लोग बाजार से माल खरीदना बंद कर देते हैं। अतः आम जनता की माल खरीदने की क्षमता उनकी आय द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न 23, मजदूरों के वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? फिर भी कारखानों के मालिक उन्हें कम वेतन क्यों देना चाहते होंगे? उत्तर, मजदूरों के वेतन बढ़ने से बाजार में तेजी आएगी। मजदूरों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे वे बाजार से नई चीजें खरीदेंगे और खरीदने से मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। वेतन बढ़ने से बाजार में तेजी आएगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। फिर भी कारखाने के मालिक मजदूरों को कम वेतन इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। कारखाना मालिक यदि मजदूर को वेतन कम देगा तो उसकी उत्पादन लागत घट जाएगी, जिससे कारखाना मालिक को अधिक लाभ होगा। प्रश्न 24, मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मंदी के दौर में बेरोजगारी के कारण कृषि उपज की मांग और कीमतें गिरने लगी। किसानों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और वे बर्बाद हो गए। बाजार में कीमत गिरने के कारण बहुत से किसानों ने इस उम्मीद में अधिक उत्पादन किया कि वे अधिक अनाज बेचकर घाटे की भरपाई कर लेंगे, लेकिन उनका अनाज खरीदने वाला कोई नहीं था। अतः किसान बर्बाद हो गए। प्रश्न 25, अमेरिका में आया संकट पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, उस समय अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयातक भी था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका से जुड़ी हुई थी। अमेरिका के शेयर बाजार के संकट के कारण अमेरिका ने यूरोप के देशों का उधार देना बंद कर दिया। रूस, अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात भी बंद कर दिया, जिस कारण अमेरिका का यह संकट पूरे विश्व में फैल गया। प्रश्न 26, इस भीषण मंदी का प्रभाव जर्मनी पर इतना अधिक क्यों पड़ा? क्या आप कोई कारण सोच सकते हैं? उत्तर, जर्मनी ने अपना औद्योगिकरण बड़ी तेजी से किया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसे भारी नुकसान हुआ था। अतः प्रथम युद्ध के बाद जर्मनी ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में उधार लेकर अपना औद्योगिकरण जारी रखा तथा वह अपने उत्पादन का निर्यात अमेरिका को करता रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने जर्मनी से आयात बंद कर दिया तथा उसे उधार देना भी बंद कर दिया, जिसके कारण जर्मनी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। प्रश्न 27, सरकारी खर्च से बाजार में सामानों के लिए मांग किस तरह बढ़ सकती थी? उत्तर, मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और बाजार मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी खर्च से ऐसा कार्य संपन्न किए जा सकते हैं जिससे गरीब लोगों की आय बढ़ती है और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे सामानों की मांग बढ़ती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराती है। अतः इन रोजगारों से बाजार में सामानों की मांग बढ़ती है। प्रश्न 28, अपने आसपास क्या आपने इस तरह की कोई लोक कल्याणकारी योजना सुनी है? अगर हाँ, तो कक्षा में उसके बारे में बताएं। उत्तर, भारत सरकार रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा NAREGA कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत गरीब लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है जो पंचायत में बनता है। जॉब कार्ड बनने के 15 दिन के अंदर यदि व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। इसके अलावा सरकार अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है जिससे गरीब लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रश्न 29, क्या अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सरकारी मदद के कारण लोग सरकार पर निर्भर हो जाएंगे और स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, अतः सरकार को लोक कल्याण के कामों में नहीं पड़ना चाहिए? क्या आपको यह ठीक लगता है? उत्तर, नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार को लोक कल्याण के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके विपरीत मैं यह मानता हूं कि सरकार को लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, क्योंकि कई मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें गरीब व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति भी निजी खर्च से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यदि सरकार स्कूल व कॉलेज नहीं खोलेगी तो क्या सभी लोग यानी गरीब शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? सड़कें, अस्पताल आदि जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकारी मदद के कारण ही आम लोगों को मिल रही है। अतः सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य अवश्य करना चाहिए। और प्रश्न 30, क्या आपको लगता है कि युद्ध करना एक आर्थिक जरूरत है? उत्तर, नहीं। युद्ध करना आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि आर्थिक अपव्यय और आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाला है। जो देश युद्ध करता है उसे अपने संसाधन एवं बजट का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध सामग्री के निर्माण पर खर्च करना पड़ता है। यदि युद्ध न हो तो वही संसाधन और धन मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि पर खर्च किया जा सकता है, जिससे देश व नागरिकों का विकास होता है। किसी भी देश के लिए युद्ध करना आर्थिक जरूरत नहीं है। आज हर देश की सबसे बड़ी जरूरत है उसके सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त होता है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।